दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी थ्रिलर स्टोरीज में। आज का कहानी का टाइटल है कमरा 305 में क्या हुआ था उस रात। सीसीटीवी ने खोला 12 साल पुराना राज। मिस्ट्री स्टोरी हिंदी। ये कहानी काफी रोमांचक है और रियल इंसिडेंट पे आधारित है, तो कृपया ध्यान से सुने और कहानी को अंत तक सुने। और अगर आपको ये पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यमय होटल और कमरा 305। साल 2012 की सर्दियों की एक ठंडी रात थी। दिल्ली का कनॉट प्लेस रोशनी से चमक रहा था। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। कैफे और रेस्टोरेंट में भीड़ थी और हर तरफ नए साल की तैयारियां चल रही थी। लेकिन उसी रात इस भीड़ भाड़ वाले शहर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो अगले कई सालों तक एक रहस्य बनकर रह जाएगी। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक पुराने लेकिन मशहूर होटल से, होटल ग्रैंड एम्पायर। ये होटल लगभग 40 साल पुराना था। बाहर से देखने पर यह बेहद शानदार लगता था। बड़ी कांच की खिड़कियां, चमकदार लॉबी और महंगे कमरे। लेकिन शहर के पुराने लोग जानते थे कि इस होटल के बारे में कुछ अजीब कहानियां भी मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि इस होटल में पहले भी कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ लोग कहते थे कि तीसरे फ्लोर पर रात में अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। उस रात करीब 9 बजे होटल के मुख्य दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। उसकी उम्र लगभग 24 साल थी। लंबे काले बाल, नीली जीन्स और काला जैकेट। उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग था। उसका नाम था रिया मेहरा। रिया मुंबई की रहने वाली थी। वो दिल्ली में एक मीडिया कंपनी के इंटरव्यू के लिए आई थी। वो सीधे होटल के रिसेप्शन पर गई। रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, गुड इवनिंग मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? रिया ने जवाब दिया, मेरे नाम से बुकिंग है, रिया मेहरा। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर में चेक किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जी मैम, आपका कमरा तैयार है, रूम नंबर 305। उसने चाबी दी और पास खड़े बेल बॉय को बुलाया। राजेश, मैम को कमरा 305 तक छोड़ दो। राजेश ने सिर हिलाया और रिया का बैग उठा लिया। दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर और फिर तीसरा फ्लोर। लिफ्ट खुलते ही रिया ने देखा कि तीसरा फ्लोर बाकी फ्लोर से थोड़ा अलग लग रहा था। यहां रोशनी थोड़ी कम थी। कॉरिडोर में अजीब सी शांति थी, जैसे यहां बहुत कम लोग आते हों। राजेश चलते हुए बोला, मैम, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो रिसेप्शन पर कॉल कर देना। रिया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। कुछ सेकंड बाद वे दोनों कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था 305। राजेश ने दरवाजा खोला। कमरा काफी बड़ा और शानदार था। बड़ा बिस्तर, टीवी, सोफा और सामने एक बड़ी खिड़की जिससे पूरा शहर दिखाई दे रहा था। रिया ने अंदर कदम रखा और गहरी सांस ली। वाह, अच्छा कमरा है। राजेश बैग रखकर बाहर जाने लगा, लेकिन तभी रिया ने पूछा, एक बात पूछूं? राजेश रुक गया। जी मैम। रिया ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, क्या इस होटल के बारे में कोई अजीब कहानियां भी हैं? राजेश कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हंसने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं मैम, लोग बस अफवाह फैलाते हैं। लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राजेश चला गया। दरवाजा बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ रिया थी और गहरा सन्नाटा। रिया खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। नीचे शहर की
हजारों लाइटें चमक रही थीं। उसने फोन निकाला और अपनी दोस्त को मैसेज किया, दिल्ली पहुंच गई, होटल भी ठीक है। फिर उसने बैग खोला और कपड़े निकालने लगी। तभी उसे लगा जैसे कॉरिडोर में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही है। तक तक तक। रिया ने दरवाजे की तरफ देखा। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो गई। उसने सोचा शायद कोई मेहमान होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही आवाज कुछ घंटों बाद एक खौफनाक घटना की शुरुआत बनने वाली थी। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। होटल के ज्यादातर मेहमान सो चुके थे। कॉरिडोर पूरी तरह शांत था। रिया भी सोने की तैयारी कर रही थी। उसने टीवी बंद किया और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने घड़ी देखी। रात के 1:20 बजे। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टक टक। रिया तुरंत उठकर बैठ गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजे के नीचे की दरार से देखा। कॉरिडोर में किसी की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो परछाई अचानक गायब हो गई। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। तभी उसे लगा जैसे कमरे के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही है। टप टप टप। रिया उठकर बाथरूम की तरफ गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक था। कोई पानी नहीं गिर रहा था। रिया थोड़ी घबरा गई। वो वापस कमरे में आई। तभी अचानक कमरे की लाइट 2 बार झपकी और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। रिया अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसने तय किया कि वो रिसेप्शन पर कॉल करेगी, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, फोन की लाइन डेड थी। अब कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। रिया धीरे धीरे खिड़की की तरफ गई। बाहर शहर अभी भी रोशन था, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कमरे के पीछे कोई खड़ा है। रिया धीरे धीरे मुड़ी और तभी उसे दरवाजे के पास एक काली परछाई दिखाई दी। रिया की सांस रुक गई। कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले ही पल पूरे तीसरे फ्लोर में एक भयानक चीख गूंज उठी। इतनी डरावनी चीख कि होटल के कई मेहमान जाग गए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये चीख कमरा 305 से आई थी। सुबह करीब 7 बजे होटल का एक वेटर तीसरे फ्लोर पर नाश्ता देने आया। वो कमरा 305 के सामने रुका। उसने दरवाजा खटखटाया। मैम, ब्रेकफास्ट। कोई जवाब नहीं। उसने फिर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वेटर नीचे रिसेप्शन पर गया और मैनेजर को बताया। मैनेजर खुद ऊपर आया। उसने भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। अब उसे शक होने लगा। उसने मास्टर चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। अब मामला गंभीर हो गया था। होटल मैनेजर ने सिक्योरिटी को बुलाया। कुछ मिनट बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। फर्नीचर उल्टा पड़ा था। बिस्तर की चादर फटी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रिया कमरे में नहीं थी। वो पूरी तरह गायब थी। लेकिन कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए।
दीवार पर लिखा था, वो अभी भी यहीं है। और तभी होटल के एक कर्मचारी की नजर बिस्तर के नीचे गई और उसने जो देखा उससे पूरा मामला और भी डरावना हो गया, क्योंकि बिस्तर के नीचे पड़ा था रिया का फोन, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चालू थी और उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, दरवाजा मत खोलो, वो अंदर आ चुका है। और उसी के साथ ये मामला बन गया दिल्ली का सबसे रहस्यमयी होटल मिस्ट्री केस। कमरा 305 के बाहर अब पूरा तीसरा फ्लोर पुलिस और होटल स्टाफ से भर चुका था। सुबह करीब 8 बजे दिल्ली पुलिस की एक टीम होटल पहुंच चुकी थी। टीम का नेतृत्व कर रहे थे इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर। अर्जुन राठौर दिल्ली पुलिस के सबसे तेज और अनुभवी अफसरों में से एक माने जाते थे। उन्होंने कई जटिल केस सुलझाए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरा 305 में कदम रखा, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह मामला साधारण नहीं है। कमरे की हालत देखकर साफ था कि यहां भयानक संघर्ष हुआ था। बिस्तर की चादरें फटी हुई थीं, कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, टेबल टूटी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने दीवार पर लिखा संदेश देखा, वो अभी भी यहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, किसने लिखा होगा ये? फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने कमरे की हर चीज की जांच शुरू कर दी। कुछ मिनट बाद एक फोरेंसिक अधिकारी अर्जुन के पास आया। सर, हमें यहां खून के धब्बे मिले हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में है। अर्जुन ने पूछा, मतलब? अधिकारी बोला, अगर यहां किसी की हत्या हुई होती तो खून बहुत ज्यादा होना चाहिए था। अर्जुन सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बिस्तर के नीचे पड़ा फोन उठाया। फोन की स्क्रीन अभी भी चालू थी। आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। अर्जुन ने प्ले किया। रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक रिया की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, कौन है? कुछ सेकंड बाद एक भारी और अजीब आवाज सुनाई दी, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। और फिर अचानक रिया जोर से चिल्लाई, दरवाजा मत खोलो, वो अंदर आ चुका है। और रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने धीरे से कहा, इसका मतलब कोई पहले से कमरे में था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, वो अंदर आया कैसे? क्योंकि कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था और खिड़की भी बंद थी। ये मामला अब एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री बन चुका था। पुलिस ने सबसे पहले होटल के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले बुलाया गया बेल बॉय राजेश को, वही व्यक्ति जिसने रिया को कमरे तक छोड़ा था। राजेश पुलिस के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने पूछा, तुमने इस लड़की को आखिरी बार कब देखा? राजेश बोला, सर, रात करीब 9 बजे, जब मैं उन्हें कमरे तक छोड़कर आया था। उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। अर्जुन ने पूछा, क्या उस फ्लोर पर कोई और भी था? राजेश कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, सर, एक और गेस्ट था। कौन? कमरा 307 में एक आदमी ठहरा हुआ था। अर्जुन ने तुरंत पूछा, नाम? राजेश बोला, सर, उसने अपना नाम विक्रम मल्होत्रा बताया था। पुलिस ने तुरंत होटल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन अजीब बात सामने आई। उस नाम का कोई आईडी रिकॉर्ड नहीं था। मतलब जिस आदमी ने कमरा लिया था, उसने नकली पहचान का इस्तेमाल किया था। इंस्पेक्टर अर्जुन तुरंत कमरा 307 की तरफ गए। दरवाजा खुला था। कमरा खाली था, लेकिन अंदर कुछ चीजें पड़ी थीं।
एक सिगरेट का पैकेट, एक आधा भरा गिलास और टेबल पर पड़ा था एक पुराना फोटो। अर्जुन ने फोटो उठाया। फोटो में दो लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की रिया मेहरा थी, लेकिन दूसरी लड़की कौन थी? अर्जुन ने धीरे से कहा, इस केस का रिश्ता रिया के अतीत से है। पुलिस ने रिया मेहरा के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। रिया मुंबई की रहने वाली थी। उसने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी और एक मीडिया कंपनी में काम करती थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस उसकी जिंदगी के बारे में जानने लगी, कुछ अजीब बातें सामने आने लगी। रिया पिछले 6 महीनों से एक खास कहानी पर काम कर रही थी। वो एक खतरनाक क्राइम नेटवर्क की जांच कर रही थी। उस नेटवर्क का संबंध कई बड़े लोगों से था। रिया के लैपटॉप से कुछ फाइलें भी मिली। उन फाइलों में कई नाम थे, कुछ बिजनेसमैन, कुछ राजनेता और कुछ अपराधी। लेकिन एक नाम बार बार सामने आ रहा था, RK। इंस्पेक्टर अर्जुन ने पूछा, ये RK कौन है? रिया की एक दोस्त ने बताया। रिया कहती थी कि अगर उसने इस आदमी का सच दुनिया के सामने ला दिया तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही रिया गायब हो गई। उधर पुलिस ने CCTV फुटेज भी चेक करना शुरू किया और जो उन्होंने देखा उसने पूरे केस को और रहस्यमयी बना दिया। CCTV में रात 1:27 बजे तीसरे फ्लोर के कॉरिडोर में एक आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। उसने काला कोट पहन रखा था और वो धीरे धीरे कमरा 305 की तरफ जा रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ सेकंड बाद वही आदमी वापस आता दिखाई दिया। लेकिन इस बार उसकी परछाई नहीं थी और उस रात के बाद वो आदमी फिर कभी दिखाई नहीं दिया। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम में बैठे CCTV फुटेज को ध्यान से देख रहे थे। कमरा पूरी तरह शांत था। स्क्रीन पर होटल के अलग अलग कैमरों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। सबकी नजर सिर्फ एक फुटेज पर टिकी थी, तीसरे फ्लोर का कॉरिडोर। समय था रात 1:27। वीडियो में कॉरिडोर खाली दिखाई दे रहा था। फिर अचानक कॉरिडोर के एक कोने से एक आदमी दिखाई दिया। उसने काला कोट पहन रखा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने टोपी नीचे कर रखी थी। वो धीरे धीरे चलते हुए कमरा 305 की तरफ बढ़ रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने वीडियो रोक दिया। उन्होंने स्क्रीन की तरफ झुककर ध्यान से देखा। जूम करो। टेक्नीशियन ने वीडियो जूम किया। अब उस आदमी की चाल साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी अर्जुन की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उन्होंने कहा, रुको, पीछे करो। वीडियो वापस चलाया गया और तभी सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। कॉरिडोर में लगे लाइट के नीचे जब वो आदमी गुजर रहा था तो उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक कांस्टेबल बोला, सर, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। कैमरा एंगल का खेल भी हो सकता है, लेकिन यह आदमी बहुत संदिग्ध है। फुटेज आगे बढ़ाया गया। वो आदमी कमरा 305 के सामने रुकता है और फिर कैमरे के फ्रेम से बाहर चला जाता है। करीब 3 मिनट बाद वही आदमी वापस आता दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसकी चाल पहले से तेज थी और फिर वो कॉरिडोर के अंत में गायब हो जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके बाद किसी भी कैमरे में वो आदमी दिखाई नहीं दिया, जैसे वो होटल से गायब हो गया हो। इंस्पेक्टर अर्जुन ने धीरे से कहा, यह आदमी ही इस केस की चाबी है। पुलिस ने होटल के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कमरा 307 में ठहरने वाले आदमी का नाम दर्ज था, विक्रम मल्होत्रा। लेकिन जब उसकी ID चेक की गई तो पता चला कि वो फर्जी थी।
जिस आधार कार्ड की कॉपी होटल में जमा की गई थी वो किसी और व्यक्ति की थी। मतलब साफ था, वो आदमी अपनी असली पहचान छिपा रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने होटल मैनेजर से पूछा, क्या किसी ने उस आदमी को ध्यान से देखा था? मैनेजर ने कहा, सर, वो बहुत कम बोलता था, दिन में कमरे से बाहर नहीं निकलता था। और रात में? मैनेजर ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, रात में वो अक्सर तीसरे फ्लोर के कॉरिडोर में घूमता था। अर्जुन ने पूछा, क्या उसने रिया से बात की थी? मैनेजर बोला, नहीं सर, कम से कम हमने तो नहीं देखा। लेकिन तभी होटल के एक पुराने कर्मचारी ने कहा, सर, मैंने उन्हें एक बार बात करते देखा था। सबकी नजर उस कर्मचारी पर गई। कब? शाम करीब 10 बजे, लॉबी में। इंस्पेक्टर अर्जुन ने पूछा, क्या बात हो रही थी? कर्मचारी बोला, सर, लड़की बहुत गुस्से में लग रही थी। वो उस आदमी से कह रही थी, अगर तुमने मुझे फॉलो करना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को सब बता दूंगी। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई। मतलब वो आदमी पहले से रिया को जानता था। अब मामला और भी गंभीर हो गया था। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस ने रिया के लैपटॉप की एक फाइल खोली। उस फाइल में कई फोटो थे और उनमें से एक फोटो देखकर इंस्पेक्टर अर्जुन चौंक गए, क्योंकि उस फोटो में वही आदमी था जो सीसीटीवी में दिखाई दिया था और फोटो के नीचे लिखा था, विक्रम मल्होत्रा, आरके का आदमी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, रिया गायब कैसे हुई? कमरा अंदर से लॉक था, खिड़की बंद थी और कमरे में किसी के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फॉरेंसिक टीम ने कमरे की दोबारा जांच शुरू की। उन्होंने हर दीवार, हर फर्नीचर और हर कोने को ध्यान से देखा। तभी एक अधिकारी ने कहा, सर, यहां कुछ अजीब है। वो बिस्तर के पास खड़ा था। उसने कारपेट हटाया। नीचे फर्श में एक छोटा सा धातु का ढक्कन दिखाई दिया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने झुककर उसे खोला और अंदर देखकर उनकी आंखें फैल गईं। वो एक छिपा हुआ वेंटिलेशन शाफ्ट था, एक संकरा रास्ता जो दीवारों के अंदर से होकर जाता था। अर्जुन ने टॉर्च अंदर डाली। अंदर धूल और जालों के बीच कुछ ताजा पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। मतलब साफ था, किसी ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये रास्ता कहाँ जाता था? कुछ मिनट बाद पुलिस ने होटल के नक्शे देखे और जो सामने आया उसने पूरे केस को बदल दिया। वो वेंटिलेशन शाफ्ट सीधे जाकर जुड़ता था कमरा 307 से। मतलब विक्रम मल्होत्रा बिना कॉरिडोर में आए ही रिया के कमरे में जा सकता था। अब मामला लगभग साफ हो रहा था, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था, रिया कहाँ है? और तभी फॉरेंसिक टीम को वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर एक चीज मिली, एक छोटा सा लॉकेट। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसे हाथ में लिया और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर एक फोटो था। उस फोटो में दो लड़कियां थीं, एक रिया मेहरा और दूसरी वही लड़की जो फोटो में पहले भी दिखाई दी थी। लेकिन इस बार फोटो के पीछे लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार आरके होगा। और उसी पल इंस्पेक्टर अर्जुन को समझ आ गया, यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। कमरा 305 का मामला अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। मीडिया लगातार सवाल पूछ रही थी। एक लड़की होटल के कमरे से गायब हो गई थी। कमरा अंदर से बंद था, कोई साफ सबूत नहीं था और संदिग्ध व्यक्ति विक्रम मल्होत्रा भी गायब हो चुका था। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर दिन रात इस केस पर काम कर रहे थे, लेकिन कई दिनों की जांच के बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसा लगने लगा था जैसे ये केस भी उन रहस्यमयी मामलों में शामिल हो जाएगा जो कभी सुलझ नहीं पाते। लेकिन तभी एक दिन पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग आदमी आया। उसकी उम्र लगभग 65 साल थी। उसने कहा,
मुझे इंस्पेक्टर अर्जुन से मिलना है। कुछ देर बाद उसे अर्जुन के कमरे में ले जाया गया। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग आदमी ने कहा, मेरा नाम रामलाल है। मैं उसी होटल में काम करता था। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गए। क्या आप उस रात के बारे में कुछ जानते हैं? रामलाल ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने अब तक कुछ नहीं कहा। डर किससे? रामलाल ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, उस आदमी से जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने कहा, आप जो जानते हैं सब बताइए। रामलाल ने कहा, उस रात करीब 2 बजे मैं तीसरे फ्लोर की सफाई करने गया था। तभी मैंने कमरा 305 के पास एक आदमी को देखा। वो बहुत घबराया हुआ था। अर्जुन ने पूछा, क्या वो वही आदमी था, विक्रम मल्होत्रा? रामलाल ने सिर हिलाया, हाँ सर, वही। लेकिन उसके हाथ में कुछ था। क्या? रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, एक बड़ा बैग। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उस बैग में क्या था? रामलाल बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत भारी लग रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, और सर, उस बैग से खून टपक रहा था। कमरे में बैठे सभी पुलिसकर्मी सन्न रह गए। अर्जुन ने तुरंत पूछा, फिर क्या हुआ? रामलाल बोला, वो आदमी जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे गया और होटल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। ये पहली बार था जब पुलिस को पता चला कि रिया को शायद होटल से बाहर ले जाया गया था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, रिया जिंदा थी या नहीं? रिया मेहरा केस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। पुलिस ने विक्रम मल्होत्रा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जैसे धरती से गायब हो गया था। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई सुराग नहीं। और आखिरकार कुछ महीनों बाद केस अनसुलझा घोषित कर दिया गया। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल और फिर 5 साल। साल 2017। इंस्पेक्टर अर्जुन अब दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में काम कर रहे थे। रिया का केस उनके दिमाग में आज भी घूमता रहता था। उन्हें हमेशा लगता था कि कहीं न कहीं कोई बड़ा सुराग छूट गया है। एक दिन अर्जुन अपने ऑफिस में पुराने केस फाइल देख रहे थे। तभी उनका फोन बजा। फोन एक दूसरे शहर की पुलिस का था। आवाज आई, इंस्पेक्टर अर्जुन, हमें एक आदमी मिला है जिसका नाम विक्रम मल्होत्रा हो सकता है। अर्जुन तुरंत खड़े हो गए। कहाँ? जयपुर। कुछ ही घंटों बाद अर्जुन जयपुर पहुंच गए। वहां पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया था। उसका चेहरा बदल चुका था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन जब अर्जुन ने उसे देखा तो उन्हें तुरंत समझ आ गया, वो वही आदमी था, विक्रम मल्होत्रा। लेकिन असली झटका तब लगा जब पूछताछ शुरू हुई, क्योंकि विक्रम ने कहा, मैंने रिया को नहीं मारा। विक्रम मल्होत्रा पुलिस के सामने बैठा था। उसके हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उससे पूछा, उस रात होटल में क्या हुआ था? विक्रम कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, रिया मेरी दुश्मन नहीं थी। तो फिर तुम होटल में क्या कर रहे थे? विक्रम बोला, मैं उसे बचाने गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो। विक्रम बोला, सच यही है। फिर उसने कहा, रिया जिस आदमी के खिलाफ जांच कर रही थी वो बहुत खतरनाक था। कौन? विक्रम ने धीरे से कहा, आरके। अर्जुन ने पूछा, आरके कौन है?
विक्रम बोला, आप लोग उसे नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? विक्रम ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। फिर उसने कहा, रिया को सब पता चल गया था, इसलिए आरके ने उसे खत्म करने का आदेश दिया था। अर्जुन ने पूछा, फिर उस रात क्या हुआ? विक्रम बोला, जब मैं कमरे में पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में कौन था? विक्रम ने धीरे से कहा, आरके के आदमी। रिया पहले ही। विक्रम रुक गया, फिर बोला, लेकिन मेरे पास एक सबूत है। क्या? विक्रम ने कहा, रिया की डायरी। अर्जुन चौंक गए। कहाँ है? विक्रम बोला, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वो डायरी ढूंढिए, क्योंकि उसमें लिखा है आर के असल में कौन है। विक्रम मल्होत्रा की बात सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन के दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। अगर विक्रम सच बोल रहा था तो इसका मतलब था कि रिया मेहरा की हत्या के पीछे कोई और था, और वो था आरके। लेकिन ये आरके आखिर था कौन? इंस्पेक्टर अर्जुन ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया, रिया की डायरी ढूंढो, चाहे जहां से भी। पुलिस ने रिया के पुराने घर, ऑफिस और उसके सभी सामान की दोबारा जांच शुरू कर दी। करीब 2 दिन बाद एक बड़ा सुराग मिला। रिया के मुंबई वाले घर में एक पुरानी अलमारी के अंदर एक छिपा हुआ खाचा मिला। उस खाचे में एक काली नोटबुक रखी थी, वही नोटबुक जो शायद रिया की डायरी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने डायरी खोली। उसके पहले पेज पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझिए मैं खतरे में हूं। अर्जुन ने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्नों में रिया ने अपने पूरे रिसर्च के नोट्स लिखे थे। उसने कई बड़े लोगों के नाम लिखे थे, लेकिन सबसे ज्यादा बार जिस नाम का जिक्र था वो था आरके। कुछ पन्ने आगे बढ़ने पर अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि डायरी में आखिरकार पूरा नाम लिखा था, आरके राघव कपूर। अर्जुन ये नाम पढ़कर सन्न रह गए। राघव कपूर देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक था। उसके कई बड़े बिजनेस थे। राजनीति में भी उसकी मजबूत पकड़ थी और मीडिया में उसकी बहुत ताकत थी। मतलब रिया जिस आदमी का सच उजागर करने वाली थी, वो देश का एक बेहद ताकतवर आदमी था। डायरी के आखिरी पन्ने में रिया ने लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझिए ये काम राघव कपूर का है। अब इंस्पेक्टर अर्जुन को समझ आ गया था, ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। रिया की डायरी मिलने के बाद पुलिस ने राघव कपूर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि राघव कपूर के पास बहुत ताकत और पैसा था। उसके वकील देश के सबसे बड़े वकीलों में से थे। मामला अदालत में पहुंचा। पूरा देश इस केस को देख रहा था। मीडिया में हर जगह यही चर्चा थी, क्या एक अरबपति उद्योगपति हत्या के मामले में दोषी साबित होगा? अदालत में सबसे पहले विक्रम मल्होत्रा को गवाही के लिए बुलाया गया। विक्रम ने अदालत में कहा, मैं पहले राघव कपूर के लिए काम करता था। वो कई गैर कानूनी काम करवाता था। रिया को उसके राज पता चल गए थे, इसलिए उसने उसे खत्म करने का आदेश दिया। फिर अदालत में सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया गया, वही फुटेज जिसमें विक्रम कमरा 305 के पास दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सबूत था रिया की डायरी। डायरी के हर पन्ने में राघव कपूर के खिलाफ सबूत थे। फर्जी कंपनियां, काले धन का नेटवर्क और कई लोगों की रहस्यमयी मौतें। अदालत में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। राघव कपूर के वकील लगातार कोशिश कर रहे थे कि डायरी को सबूत ना माना जाए। लेकिन तभी एक और बड़ा सबूत सामने आया, फॉरेंसिक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कमरा 305 की दीवार पर लिखा खून
रिया का था और वो लिखावट भी रिया की ही थी। मतलब मरने से पहले रिया ने खुद लिखा था, वो अभी भी यही है। अब अदालत के सामने लगभग पूरा सच आ चुका था। 12 साल बाद सामने आया पूरा सच। रिया मेहरा केस को आखिरकार 12 साल बाद न्याय मिला। अदालत ने राघव कपूर को हत्या और साजिश का दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पूरा देश इस फैसले को देख रहा था। लेकिन इस केस का सबसे दर्दनाक सच अभी भी लोगों को झकझोर रहा था। जांच के दौरान यह साबित हुआ कि उस रात राघव कपूर के 2 आदमियों ने कमरा 305 में घुसकर रिया पर हमला किया था। रिया ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया, लेकिन वो ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकी। मरने से पहले उसने दीवार पर खून से एक संदेश लिखा, वो अभी भी यही है। वो संदेश असल में एक चेतावनी था। वो दुनिया को बताना चाहती थी कि असली अपराधी अभी भी आजाद घूम रहा है। और वही हुआ। 12 साल बाद सच सामने आया। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर उस दिन अदालत के बाहर खड़े थे। उनके हाथ में रिया की डायरी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, रिया, तुम्हें न्याय मिल गया। लेकिन ये केस हमेशा लोगों को एक बात याद दिलाता रहेगा, सच को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।